हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुबह आईएएस की आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं फोरम आईएएस का लेवल 1 टेस्ट नंबर 8 का जो है कि पार्ट 2। तो सभी से निवेदन है कि सभी अगर आपके पास टेस्ट पेपर है तो टेस्ट पेपर लेकर बैठ जाइए, और अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डाल दिया है, बैठ सकते हैं। क्योंकि आज को बिल्कुल जो आपको है रियल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा और उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। एलिमिनेशन के साथ अपने अप्रोच को कंपेयर करें, यही प्रैक्टिस आपको यूपीएससी एक्चुअल एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दिलाएगी। ध्यान रखिए, यूपीएससी केवल जानकारी का नहीं बल्कि यही सोच, समय प्रबंधन और स्मार्ट एलिमिनेशन का एग्जाम है। इसीलिए आज की इस क्लास को पूरी तरीके से सीरियसनेस के साथ अटेंड करिए। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, फोरम आईएएस का टेस्ट नंबर 8 का पार्ट 2। पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए में ऑलरेडी हम सब ने 1 से लेकर के 3 तक के सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा, एनालिसिस करा और क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीकों को सीखा। आज हम देखेंगे 31 से लेकर के 50 तक के सारे प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला प्रश्न है, सरकार ने सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से इसके उद्देश्य के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता। पेशा एक्ट लाया गया। पूछा गया है कि ऐसा कौन सी बात कही गई है जो उनका जो है कि मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो स्वशासन प्रदान करना पहला है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्तता क्षेत्र बनाना और जनजाति लोग शोषण से मुक्त करना। देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जनजाति बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। पेशा एक्ट जो लाया गया था 73वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अधिनियम के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची के तहत विस्तारित करने के लिए नियमित किया गया था। इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य था अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ाना, या जो उसका मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पे पूछा गया कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, लद्दाख, उड़ीसा, मेघालय। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो देखिए भारत की जो 5वीं अनुसूची है, इसमें 10 विशिष्ट राज्यों को जो है 10 विशिष्ट राज्यों को 10 विशिष्ट राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित अनुसूचित
प्लस अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। जनजातियों के प्रशासन और शासन से संबंधित है। और शासन से संबंधित है। तो कौन कौन से राज्य शामिल है देख लीजिए। आंध्र प्रदेश हो गया आपका, वही हो गया आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना। तो ये कुछ राज्य हैं जो 5वीं अनुसूची के तहत जो कि विशिष्ट प्रावधान के लिए लागू किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र प्लस अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। और तो यहाँ पे आपका झारखंड हो गया और उड़ीसा। तो 1 2 4 ये आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आप सबके सामने, शहरी निकायों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित विज्ञान, कला या सार्वजनिक सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति लोकसभा के वे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण आंशिक रूप से नगर पालिका क्षेत्र शामिल। राज्यसभा के वे सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा इनमें से कितनों का प्रतिनिधित्व एक नगर पालिका प्रदान कर सकता है। तो देखिए यह प्रश्न जो है कि शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन से संबंधित है और इसके बारे में तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्ति, यहाँ विज्ञान, कला या सार्वजनिक सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और वहीं पर देखते हैं हम दूसरा स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के वे सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण आंशिक रूप से नगर पालिका क्षेत्र शामिल है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के वे सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत या राज्य विधानमंडल कानून द्वारा इनमें से प्रतिनिधित्व नगर पालिका में प्रदान कर सकता है। तो आपका जो आंसर अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों में अधिसूचित क्षेत्र समिति नैक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संबंधित राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। समिति के सभी सदस्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 34 एक अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले 34 एक अधिसूचना क्षेत्र समिति का गठन उन क्षेत्रों के लिए किया जाता है जो तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, जो तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि औद्योगिक कस्बे, हो सकता है कि ये क्षेत्र भी पूर्ण नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के योग्य न हो, लेकिन इन्हें विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती। कथन एक आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिसूचित क्षेत्र समिति नैक एक वैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।
न कि किसी अलग कानूनी अधिनियम के माध्यम से, इसीलिए इसे अधिसूचित कहा जाता है। हालांकि इसका कामकाज राज्यपालिका नगर अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अधिसूचित क्षेत्र समिति नए पूरी तरह से मनोनीत निकाय है। इसके अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मनोनयन के माध्यम से की जाती है। इसकी संरचना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान नहीं है। आपका आंसर हो। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कौन सा एक मंत्रालय है, कौन सी एक नोडल एजेंसी? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह यूपीएससी सीएससी द्वारा पूछा 2021 गया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नोडल एजेंसी? देखिए केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय मोटा अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी वह मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर वन आजीविका से संबंधित उद्देश्यों का प्रबंधन करता है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत में शहरी स्थानीय सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। टाउन एरिया कमेटियां, छावनी बोर्ड और टाउनशिप कितने संसद द्वारा पारित कानून के तहत स्थापित किए? कितने जो है कि अधिनियम पारित किए गए हैं? पहला स्टेटमेंट, छावनी कमेटियां शामिल नहीं है, सॉरी टाउन एरिया कमेटियां शामिल नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा क्योंकि छावनी बोर्ड का गठन जो है कि संसद द्वारा पारित किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, टाउनशिप से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न है संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। नगर पालिकाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित चुनाव कराना, प्रत्येक नगर पालिका के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों के कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करना, प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में महानगर योजना समितियों का गठन करना, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन करना। भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय निकायों के प्रशासन के संबंध में राज्य सरकारों का उपयुक्त में से कौन सा प्रावधान मानना? तो यहाँ पे जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, नगर पालिकाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव स्थापित। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। और वही दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो आपका 200 का प्रावधान किया गया, यानी प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, प्रत्येक जो महानगरीय क्षेत्र में नगर महायोजना समितियों का गठन करना, 43 ZE 1। और चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, 3 लाख से अधिक जनसंख्या हो तो वहां पे वार्ड समितियों का गठन करना। तो आपका आंसर हो जाएगा चारों स्टेट। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट जो अक्सर समाचारों में देखा जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने का मापदंड और स्थानीय चुनाव निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने की शर्त और निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर WS के आरक्षण, कानूनी वैधता और जाति गणना आयोजित करते समय उपयोग करने वाले।
जो आपका आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने की शर्त। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन वह किसी राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद उस राज्य के किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के दायरे को बढ़ा सकती है और किसी अनुसूचित क्षेत्र के किसी भी संसदीय कानून के अनुप्रयोग से अपरिचित या संशोधित कर सकती है पुट का प्रयोग करके। 5वीं अनुसूची यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि जो 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन। पहला है कि वह किसी राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद उस राज्य के किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के दायरे को बढ़ा सकती है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्य का राज्यपाल के पास अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी संसदीय या राज्य कानूनों के अनुप्रयोग को अपरिचित या संशोधित करने का अधिकार होता है। यहाँ पे राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स नामक रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन जारी करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है कि वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर जारी किया जाए। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची शक्तियों का वितरण करती है। 11वीं अनुसूची किससे तो आपका देखिए यह यूपीएससी पीडीएस। देखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची राज्य विधानमंडलों और पंचायतों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। राज्य विधानमंडल और पंचायत। इन शक्तियों में ग्रामीण विकास योजना, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्र शामिल है। राज्य विधानमंडल पंचायतों के कामकाज के लिए कानून बनाने, आवश्यक रूपरेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार, जबकि पंचायतों के पास जमीनी स्तर पर विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों और पहलों को लागू करने और निष्पादित करने। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत के कुछ राज्यों में स्थापित जनजाति सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची प्रावधानों के तहत की गई। इस परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के सभी सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रयुक्त में से कौन सा कथन। देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जनजाति सलाहकार परिषद का गठन 6ठी अनुसूची के तहत नहीं किया गया है। इसकी गठन जो किया गया है 5वीं अनुसूची के तहत किया गया है, जो अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में जनजातीय आबादी के शासन और कल्याण से संबंधित है। जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन जनजातीय आबादी महत्वपूर्ण है, वहाँ राष्ट्रपति इस तरह की परिषद बनाने का निर्देश दे सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है क्योंकि इस परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल सभी सदस्यों को मनोनीत नहीं करता। सभी सदस्यों को मनोनीत नहीं सभी सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है। 5वीं अनुसूची का पैराग्राफ निर्दिष्ट करता है कि टैग के 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा की निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के विधायक होने चाहिए, बशर्ते यदि राज्य की विधानसभा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि संख्या परिषद भरी जाती है तो वहाँ सीटें कम होती हैं, तो सीटें उन जनजाति अन्य सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी। आपका आंसर हो केवल 2। अगला प्रश्न है आप सबके सामने,
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, बाद में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। छठी अनुसूची के प्रावधान वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्र संबंधित राज्यों के कार्यकारी अधिकार को पूरी तरीके से मुक्त है। पूछा गया कि कौन से कथन। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची जो संबंधित है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य संबंधित छठी अनुसूची। प्रावधान करती है स्थानीय जो है कि मामलों पर विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, वित्तीय शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना। पहला स्टेटमेंट, क्योंकि छठी अनुसूची मूल संविधान का हिस्सा थी, मूल संविधान का हिस्सा थी। और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 242 के तहत छठी अनुसूची केवल 4 राज्यों पर लागू होती है। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारी से पूरी तरह बाहर नहीं और क्षेत्रीय के माध्यम एक स्तर तक स्वायत्तता है, लेकिन वे संबंधित राज्य सरकारों के कार्यकारी क्षेत्र कहते हैं। जो आपका आंसर हो जाए केवल एक। उपयुक्त में से कोई स्टेटमेंट आपका सही नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी के तहत स्वायत्त जिलों में गठित जिला परिषदों की शक्तियों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जिले के भीतर जनजातीय सदस्यों के बीच विवादों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। जिला के भीतर जनजातीय समुदायों के लिए विवाह तलाक मुद्दों मामलों पर कानून बना सकती है। तीसरा है, ये जिले के भीतर बाजार में माल प्रवेश और बिक्री जैसी गतिविधियों पर लागू लगा सकती है, पर कर लगा सकती है। पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है, ये जिले के भीतर जनजातीय सदस्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए ग्राम न्यायालयों के क्योंकि यह जिले के भीतर जनजातीय समुदाय के लिए विवाह तलाक जैसे मामलों पर स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, जिले के भीतर बाजार में माल के प्रवेश और उनकी बिक्री जैसी गतिविधियों पर कर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है और राज्य आधार डेटा साझा करने के लिए निजी निगमों के साथ भी कोई अनुबंध नहीं कर सकता और बीमा उत्पाद प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। भारत की संचित नीति प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। और कथनों पर कौन सा जो है कथन आधार के बाद पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक समय तक संग्रहित। और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, क्योंकि राज्य आधार डेटा साझा करने के लिए निजी निगमों के साथ कोई अनुबंध नहीं। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बीमा उत्पाद प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। और चौथा स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि भारत की संचित निधि से वित्त पोषित लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य। आपका हो जाए 4 स्टेटमेंट बाकी सब। अगला प्रश्न है, इनर लाइन परमिट आईएलपी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनर लाइन परमिट एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी विदेशी नागरिक को आईएलपी प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य के किसी क्षेत्र में जाने या रहने की अनुमति देता है। आईएलपी प्रणाली अपनी कानूनी अधिकार विदेशी अधिनियम 1946 से प्राप्त करती है और इनर लाइन परमिट केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से कथन सही। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विदेशी नागरिकों के लिए यह नहीं है, भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा,
क्योंकि आईएलपी अपना अधिकार विदेशी अधिनियम 1946 से प्राप्त नहीं करता है, बल्कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत जारी किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आईएलपी संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, न कि केंद्र सरकार द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका या किनका स्पष्ट रूप से अधिनियम के उद्देश्यों के रूप में उल्लेख? प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, समाज की महिलाओं और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, नागरिकों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिखित को कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 47। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, पहला सही। और देखते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाए, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो। क्योंकि नागरिकों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अधीन सूचना तक पहुंच, तो आपका आंसर हो जाए। भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कार्य करने के लिए उनका सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। गैर सरकारी संगठनों को भारत के क्षेत्र के भीतर व्यवसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियां करने पर प्रतिबंध है। विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के पास भारतीय और स्टेट बैंक में एक निर्दिष्ट खाता होना अनिवार्य है। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? एनजीओ के बारे में प्रश्न पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में, कंपनी अधिनियम 2003 की धारा 8 के तहत एक कंपनी के रूप। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट और सोसाइटियों की धारा 8 कंपनियों की आकस्मिक आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं, बल्कि तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाए, क्योंकि विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के पास भारतीय स्टेट बैंक का बैंक खाता। अगला प्रश्न है, भारत में सिटीजन चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन सही है? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण चार्टर का पालन करने में विफल रहता है तो वह दंड का भुगतान करने का उत्तरदायी है। और निम्नलिखित में से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि भारत में सिटीजन चार्टर को कोई वैधानिक कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं, और सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में सही नहीं है। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक सूचना के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता है, और संबंधित अधिकारी सूचना का आरोप प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर स्वीकार करेगा। आपका आंसर तो साथियों, आज के इस टेस्ट डिस्कशन में हमने केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं, बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और यूपीएससी की डिमांड को भी जाना। यदि आपका स्कोर कम आया हो तो बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज का उद्देश्य गलतियों को पहचाना और उन्हें सुधारना होता है। जितना अधिक एनालिसिस करेंगे उतना ही काफ़ी प्रिपरेशन मजबूत होगी। इसी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन जारी रखिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में टेस्ट के साथ। एक धन्यवाद साथियों, जय हिंद।